बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। कैसी तबीयत है, क्या हाल है आप लोगों के? अगर कहीं आप सफ़र पे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका सफ़र अच्छा गुज़रे। अगर आप कहीं काम पे निकलने लगें तो मेरी दुआएं हैं कि आप अपने जिस काम के, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपका वो मकसद पूरा हो। और उसी तरह जैसे आपने अभी अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजा होगा तैयार करके, और उसके बाद अब आप बैठ गई होंगी टीवी के सामने, जो मेरी स्पेशल बहनें हैं या फिर कोई ऐसे अंकल हजरात जो रिटायर हैं और अभी काम नहीं करते और उनके बच्चों ने अपनी पोजीशंस जो है संभाल ली है, घर की ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और वो सारा घर की ज़िम्मेदारियों को देखते हैं। रोज़ी रोटी सारा ब्रेड एंड बटर वही कमाते हैं। तो जो बैठे हैं उन सबको भी बहुत सारी दुआएं, सलाम। और अब एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि नाश्ता कर लीजिए क्योंकि नाश्ता बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे एहसास हो रहा है मैं इतना मिस कर रही हूँ अपना नाश्ता। ऑल्दो रोज़ हम अपने शो पे यही सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं आपको कि खुदारा कोई ऐसी चीज़ें मत खाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हैं और आपके सेहत के लिए अच्छी हैं। मगर उसके बावजूद दिल इतना ललचाता है, मैं आपको बताऊँ कि मेरा दिल करता है मैं हलवा पूरी भी खाऊँ और खाती भी हूँ। कभी कभी चीट डाइट भी होनी चाहिए, तो हलवा पूरी खानी चाहिए, खा लें, आपका दिल कर रहा है, ना मारें अपने आप को। मैं कहती हूँ कि हर वक्त जब वो लिख दिया जाता है ना कि आपकी ये एज हो गई है, आपने इस एज के बाद बड़ा ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में, ये हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, बढ़ता है बढ़े, जो होता है हो। कभी कभी चीट डाइट कर लेनी चाहिए, खा लेना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम मज़े मज़े से खाने खाते हैं, इंजॉय करते हैं। हाँ ठीक है, ये बात भी सही है कि हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। मगर फिर भी जो जीने के लिए हमारी ये सारी चीज़ें हैं हमें अच्छी लगती हैं, तो हम क्यों ना खाएं? ट्राई तो करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ज़िंदगी को मार लेना चाहिए। कभी कभी देखें ना, जिनको शुगर होती है तो वो भी उठा के जो है वो चीनी की चाय पी लेते हैं, हलवा खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, गुलाब जामुन खा लेते हैं। दिल करता है ना, तो कोई बात नहीं, खा लें, कुछ ना कुछ तो होगा उसका भी हल। डॉक्टर ने गोली दी होगी, आगे से कोई इंजेक्शन लगा लेता होगा, मगर ये सारी सौगात खा तो लेता है। अब होता क्या है कि अगर किसी घर में एक बंदे को कह दिया कि आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपने ये चीज़ नहीं खानी, आपने यूँ नहीं खाना, आपने ये परहेज़ करनी है, हो क्या जाता है कि बाकी सारे सामने बैठ के खा रहे होते हैं टेबल पर, तो तरी डाल डाल के भी सालन भी खा रहे होंगे, तो मीठा भी एंड में लग रहा होगा, कस्टर्ड भी खा रहे होंगे, सूफले भी खा रहे होंगे, तो वो बेचारे जो है ना परहेज़ करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो फिर उनके सामने बैठ के मत खाएं, और खाएं तो थोड़ा बहुत उनको भी शेयर कराएं। ऐसे ही है। चले, अब जिन्होंने नाश्ता नहीं किया वो जाके अपनी मर्ज़ी का नाश्ता कर लें। चने, नान, हलवा, पूरी, पराठे, अंडे, कीमा पराठा, आलू के पराठे, जो दिल करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अल्लाह के नाम खा लें। अच्छा, अब बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं करने को आज हमारे शो पे। आज एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगी जिनके साथ हम आज बात करेंगे, और एक डॉक्टर होंगे जिनसे हम बात करेंगे डैंड्रफ के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है डैंड्रफ का। ऐसे खुजला खुजला के सर सारे पागल हो गए, क्योंकि खुश्की जो है ना उसका इलाज कोई नहीं है, खुश्की जाती कोई नहीं है, और खुश्की फैल जाती है। इस तरह से फैलती है जैसे अगर मेरे सर पे जुएँ चढ़ गई हैं और मेरे साथ कोई बैठ जाएगा तो उसके सर में जुएँ चली जाएंगी, या बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो जुएँ फैल जाए, उसी तरह डैंड्रफ भी एक से दूसरे में फैलता है किसी भी तरीके से। अब देखें ना, कंघा इस्तेमाल किया तो दूसरा बंदा उसका कंघा इस्तेमाल करेगा तो उसको फैलेगा। साथ साथ और क्या किस तरह से फैलती है, आपको खुजली हो रही है, आपने सर में खुजलाया, आपने किसी से मिल लिया, मुलाकात कर ली, हाथ मिला लिया, या फिर उसी हाथ से कोई खाना वाना बच्चे जो है खा लें, तो कितने इन्फेक्शन, कितनी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी में भी चली जाती हैं। तो ये एक अच्छी खासी फंगल एक इन्फेक्शन होती है। इसका सही ट्रीट, इसका सही इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना आप गंजपन पे चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आवाज़ार रहते हैं, सारा दिन आपकी तबीयत ख़राब रहती है। इस पर आज बात करने के लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त माहिरीन होंगे जिनसे हम इसका इलाज पूछेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। उसके अलावा हम आज बात करेंगे ये गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। एवरीबडी नोज़ कि गवर्नमेंट स्कूल जो है उधर की जो तालीम है वो क्या है, और जो प्राइवेट स्कूल है उसकी क्या है, तो उस पर भी बात करेंगे। मगर उसके अलावा एक ज़बरदस्त बात, ये शाज़ेब रिंद जो हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया। बलूचिस्तान से मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं। दुबई में 20 सेकंड में उन्होंने जो अपना हरीफ था उसको ऐसे नॉकआउट कर दिया। वो देखें, फुटेज चल रही है कैसे उन्होंने उसको शिकस्त दी। सलमान खान साहब, जो दबंग सलमान खान है, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा, सलमान खान साहब बड़े इम्प्रेस हुए, पूछा कि यार तुम क्या करते हो, 20 सेकंड में तुमने नॉकआउट कर दिया, ऐसा क्या जादू किया तुमने।
बड़ी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और शाज़ेब रिंद ने एक जो बड़ा अच्छा पैगाम दिया उसको तो मैं फ़ैन हो गई। उन्होंने झंडा पकड़ा और पकड़ के वो गए, वो बंदा उनका इंटरव्यू ले रहा था। उन्होंने एक तरफ पाकिस्तान का झंडा पकड़ा, एक तरफ इंडिया का झंडा पकड़ा और उन्होंने कहा ये दोस्ती के लिए लड़ाई थी। कभी सुनी ऐसी बातें कि स्पोर्ट्समैन है, उसका स्पिरिट है, उसकी खूबी है, मगर उसने देखे नेगेटिविटी को तरजीह नहीं दी। उसने बात कितनी पॉजिटिव फैलाई कि ये जो लड़ाई थी ये दोस्ती के लिए। आज हमने कोशिश की थी कि हमारे साथ ये प्रोग्राम में भी हों, कॉल पे हों, मगर जाहिर सी बात है इतना बड़ा इनके, मैं तो कहती हूँ जश्न लोग मना रहे होंगे कि सुबह शाम इनको कॉल्स आती होंगी, कभी खाने पे जा रहे होंगे, कभी कुछ, तो वो आज अभी कॉल नहीं उठा सके हमारी, वरना हम ज़रूर इनको अपनी कॉल में शामिल करते और इनसे आपकी बात करवाते। देखें इस तरह के जो हमारे स्पोर्ट्स हैं और इस पर आप देखें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप सबको पता है। और ये शिकायत उन्होंने की है कि इस तरह की कोई सपोर्ट ही नहीं है, मगर जब ये वापस आए ना, आपको पता है, तो बलूचिस्तान हुकूमत ने इनको 20 लाख रुपए दिए और क्या बात है, जॉब की ऑफ़र भी दे दी। ये होता है स्पिरिट, ये होती है आपकी ताकत कि आप एक चीज़ को लगे रहते हैं और कुछ काम करते हैं तो फिर देखें आपको सारे के सारे हाथों उठाते हैं। अब गवर्नमेंट, मैं ये कहूँगी कि अगर हॉकी को, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को अगर सपोर्ट करना शुरू कर देना तो फिर हमारे पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स है, जितने भी जो लोग हैं, चाहे ये कराटे के हों, मिक्स मार्शल आर्ट के लोग हों, हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अपना नाम बना लिया माशाल्लाह से, तो इनको अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल गई तो इंटरनेशनल लेवल पे ये तो हाथ नहीं आएंगे। यही हमें चाहिए कि इस तरह के नौजवान जो है हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। तो हम सब 24 चैनल की तरफ से, हमारे मॉर्निंग शो की तरफ से मैं आपको शाज़ेब रिंद बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर, और आप जैसे हीरोज़ हमें और भी चाहिए। तो आप स्पिरिट हैं, आप इंस्पिरेशन है बाकियों की। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियाँ दे और ऐसे ही आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। विल बी राइट बैक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको मौसमी फल के बारे में बताया था, तरबूज के बारे में, बहुत सारे लोग मुझे इसकी तारीफ़ कर रहे थे। मैं कहीं बाज़ार में भी गई कल तो मुझे लोग बोल रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके बताने का। ऑल्दो हमें पता है कि तरबूज़ कितना फ़ायदेमंद है, मगर जिस तरीके से आपने डिटेल में जाकर हमें बताया हमें बहुत अच्छा लगा और उसकी वजह से हम भाग दौड़ करके फ़ौरन तरबूज़ घर में ले आए। और अब हम ये सोच रहे हैं कि पूरी गर्मी हमारे घर से तरबूज़ नहीं जाना चाहिए, जब तक कि इसका मौसम है हम इसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो चलें, अल्लाह जो है सबके लिए बेहतर करें। मैं कहूँगी ये जो ग़िज़ाएँ हम इसका इस्तेमाल करें, मगर हमें सही तरीका पता होना चाहिए, सही इस्तेमाल पता होना चाहिए। तो आज हम शहतूत की बात करेंगे। क्या बात है, ऐसा ज़बरदस्त गर्मियों का फल है कि मैं आपको इसके बारे में अभी फ़ायदा बताना शुरू करूँ ना तो आपने तो अपने घर भर देना है। जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो शहतूत जो है वो आना शुरू हो जाता है। एक तो मीठा, शहद, जायके में इतना खूबसूरत, देखने में भी उसकी शक्ल कि मैं आपको क्या बताऊँ, 3 रंगों में मिलता है। एक होता है ये डार्क काला, ये आपको दिख रहा है स्याह, और एक ये सफ़ेद रंग में होता है, और एक ये देखें, इसको क्या कहेंगे इस रंग को भाई, क्या कहेंगे इस रंग को? सुर्खी, क्या बस सुर्खी कहेंगे, जैसे जामन का रंग होता है ना, सुर्ख, काला और सफ़ेद, ये 3 रंगों में दस्तयाब होते हैं। और तीनों के तीनों जायके जो है ना इनके ज़बरदस्त किस्म के। सबसे ज़्यादा जो मुफीद समझे जाते हैं शहतूतों में वो काले रंग का शहतूत समझा जाता है। इसको लोग पसंद भी बहुत करते हैं। आपको पता है खांसी होती है ना बच्चों को, तो ये जो हम सिरप पिला रहे होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी अगर आप खांसी में अगर किसी बच्चे को ये शहतूत, इस तरह काला शहतूत अगर आप खिलाएं हल्का सा काला नमक चटा के, तो आप देखें ऐसे इतना बेहतर हो जाता है। हाजमे का जो निज़ाम है उसे बहुत बेहतर करता है शहतूत। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। फिर ये जो कब्ज़ की परेशानियाँ, लोगों को ये बीमारी हो जाती है, अगर कोई कब्ज़ का पेशेंट है तो बिलोंग करता है, वो ठीक नहीं होती, उसका प्रॉपर इलाज कराना होता है। और इलाज भी अगर जैसे अगर आप इन फलों में देखें तो फिर मैं कहूँगी शहतूत, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये तो आपकी कब्ज़ को भी ठीक कर देगा, क्योंकि जिसके पेट में तकलीफ़ और जो कब्ज़ का मरीज़ हो ना उसकी शक्ल पे आया हुआ होता है। आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे पास भी एक बंदा है, वो कल भी हमारे पास एक डॉक्टर आए थे हाजमे के, जब हम यहाँ पे उनसे सारा पूछ रहे थे कि आप बताइए मैदे की गर्मी और ये वो सारे, आप पहचान तो गए होंगे किसकी बात करी। तो हमारे एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं बेचारे,
अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। वो अपनी कब्ज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो आज इसी हमने सोचा कि क्यों ना शहतूत का हम डिस्कस करें। अब भाई गर्मी का फल अब आ गया है, वो भी खाएँ, आप लोग भी खाएँ। और उसके अलावा बताऊँ क्या क्या फ़ायदे हैं। सफ़ेद स्याह सुर्ख, ये तो मैंने आपको बता दिया। तब भी इलाज के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ़ाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिस्म के कैंसर सेल के नशोनुमा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और वो जो नहीं होता जिससे बड़ी आंत, जिल्द, वो प्रोस्टेट और थायराइड जैसे कैंसर्स की जो ख़तरनाक डिजीज़ हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कमी करता है। अच्छी चीज़ है। शहतूत कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल तो सबका मसला है, चाहे दुबला बंदा हो या मोटा बंदा हो, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट तो दुबला मोटा दोनों ही होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपका कम करने के लिए ये शहतूत बहुत अच्छा है। जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, शुगर पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे हैं जो शुगर पेशेंट हैं, प्लीज़ अपने घर में आज ही के आज जाके शहतूत लेकर आ जाए। गर्मियाँ शुरू हो गई, आ गए। और इसके अलावा ये जो ब्लड प्रेशर है इसको भी कंट्रोल करता है। आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। आँखों के लिए इतना अच्छा है, ठंडा है, मुफीद है। अभी 2 दिन पहले हमने आँखों के ऊपर भी हमारे टॉपिक पे बात की थी। यहाँ पर डॉक्टर साहब से नुमाइरीन आए थे, वो भी बता के गए थे। तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। और मैं इस चीज़ के लिए हैरत में हूँ सीरियसली कि कोई भी मीठा फल भी ऐसे अगर हम कुछ खाते हैं ना, तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं, मगर शहतूत जो है उसके लिए कोई डॉक्टर्स मना नहीं करता। डॉक्टर्स बल्कि रेकमेंड करते हैं कि शुगर के लिए बहुत अच्छा फल है शहतूत, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब 3 रंगों के शहतूत हैं, जल्दी से अपने घर में ले आइए। खून की गर्दिश को तेज़ करता है, खून की कमी को पूरा करता है, आपको ठंडक देता है। और बस मैं बार बार कहूँगी कि शुगर के पेशेंट्स और कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, खांसी के शरबत में इस्तेमाल होता है। और 100 ग्राम शहतूत में 43 कैलोरीज, 88% पानी, 1.5 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम शुगर और 1.5 ग्राम फाइबर और आधा ग्राम फाइबर शामिल है। लेवल अब आप ये भी खाएं और आप इसके फ़ायदे जो तरीके से उठाएं। अब वो जो शाहजेब का मैं आपको बता रही थी, जिनको हम इतनी मुबारकबाद दे रहे थे, उठ गए हैं, वो नींद से बेदार कर लिया हमने उनको। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई उठें, आप आ जाएं हमारी कॉल पे। और वो शक्ल भी बता दी है कि बिल्कुल अभी सोते सोते उठे। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप की हमने इतनी तारीफ़ें की, क्या फ़ायदा इतनी तारीफ़ें की मैंने, आपने सुनी नहीं, आप तो सो रहे थे। फिर मैं आपको चले क्लिप भेज दूंगी, रिपीट पे देख लीजिएगा या फिर आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा ना। जी जी बिल्कुल। शाहजेब क्या थैंक यू सो मच। क्या जादू किया जाके, ये किस तरह से 20 सेकंड में कैसे लिटा देते हैं अगले बंदे को। जी बिल्कुल, ये जो है एक मेहनत है, जो हम मेहनत करते हैं इतने टाइम से, ये उसका जो है नतीजा है, उसका फल है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम से हम लगे हुए ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है। हाँ। तो उसकी वजह से अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। तो इधर सिलेक्शन कैसे हुई थी, जब आप इधर गए सिलेक्शन कैसे हुई आपकी, कैसे पिक हुए आप इस टूर्नामेंट के लिए? जी ये प्रोफेशनल फाइटिंग है। ये जो है मैं नेशनल टीम का पार्ट था। नेशनल टीम में बहुत ज़्यादा मैंने मेडल्स जी थी, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसके बाद मुझे कराटे कॉम्बैट की तरफ से एक ऑफर आया कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन द प्रोफेशनल फाइटिंग। सो ये एक अमेरिकन लीग है, तो मैंने 1 साल पहले मैंने ये ज्वाइन की थी। इसमें इस लीग में मेरे अभी जो है 5-0 रिकॉर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से इस लीग में खेल रहा हूँ। और इस फाइट में जो है मैं एज अ टीम पाकिस्तान कैप्टन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, मगर ये आपका प्लान था, दिमाग में आपने बिठाया हुआ था कि बस सामने वाले को जो है ना मैंने 20 सेकंड में लिटा देना है, या ये आपकी प्रैक्टिस थी, आपका हार्ड वर्क था? नहीं, प्लान तो बनाया ही होगा आपने ऑफ कोर्स, कोशिश तो आपकी यही होगी कि 20 सेकंड में सामने वाले को मैंने ऐसे निशिस्त कर देना है, मगर फिर भी क्या प्लानिंग क्या थी जब आप खड़े हो रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, प्लानिंग तो यही होती है प्रोफेशनल फाइट्स में। आपको जो है इसमें नॉकआउट करना होता है। जब आप नॉकआउट करते हैं तब आपको जो है आपका जो रैंक है वो ऊपर जाता है और आपको जो है और भी ज़्यादा फाइट्स मिलती है,
क्योंकि ये जो है प्रोफेशनल गेम है, इसमें जो है फाइट आपकी बिकती है। जब आप फाइट सेल करेंगे, जब आप अच्छी फाइट करेंगे, जब आप नॉकआउट करेंगे, तभी आपको जो है आगे जो है वर्ल्ड टाइटल और बाकी जो बड़े बड़े फाइट्स है वो आपको मिल सकेंगे। तो शाज अल्हम्दुलिल्लाह यही प्लान था मेरा, और ट्रेनिंग भी मैंने बहुत इसके लिए टफ की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लान मेरा कामयाब हुआ। शाज़ेब, ये बताएं, ये जो सलमान खान के साथ आपकी पिक्चर है जो इतनी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तो अभी कोई ड्रामा स्टार जो सारे सबको पीछे छोड़ गए हैं, आप सारे फिल्म स्टार्स को भी पीछे छोड़ गए, असल हीरो तो आप निकले। अभी तो सोशल मीडिया खोलो तो लोगों ने आपकी अपनी प्रोफाइल पे पिक्चरें लगाई हुई हैं, कॉन्ग्रेट्स लिखा हुआ है, जिनको आप नहीं भी जानते, जिनको आप पहचानते तक नहीं है, उन्होंने आपकी पिक्चर्स लगा लगा के तो आपके लिए दुआएं, कॉन्ग्रेट्स, आपके लिए हार्ट्स, इस तरह से आपको हग्स बनाए हुए हैं, पूरे सोशल मीडिया इसी पे भरा हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? सलमान खान ने कहा कि आपको, जब ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं जो वायरल आपकी, बताए ना ज़रा किस्सा, कितनी देर की मुलाकात थी, कितना इम्प्रेस्ड हुए आपसे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मतलब मेरा लाइफ जो है मतलब हार्ड वर्क में 18 साल से जो मैं गेम कर रहा हूँ, जी। मतलब जितनी मेरी लाइफ है उतने टाइम से मैं गेम खेल रहा हूँ, तो ये सब उसका जो है हार्ड वर्क का जो है अभी नतीजा है जो अभी मुझे मिल रहा है। और उसके बाद जो है जो मेरे फैंस हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो है मुझे एक मोटिवेशन मिलती है उनसे, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस फाइट के बाद मुझे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मैं फाइट करता हूँ अरीना में, जो लोग होते हैं, जो जिधर भी मैं जाता हूँ, जब मैं अमेरिका में खेलता हूँ, वहाँ भी लोग आते हैं और सारे लोग मेरी खातिर आते हैं और बाकायदा झंडा वगैरह फेस पे मेरे टी शर्ट्स पहनते हैं, मेरा जो पिक्चर्स है उसकी टी शर्ट्स बना के आ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है लोगों को इतना प्यार देख के। और ये जो है एक जो है गेम है, ये जो है एक मार्शल आर्ट्स, एक मतलब एक स्पोर्ट्स है, एक फाइट है। फाइट मतलब हर मतलब बहुत ही मुश्किल गेम है, हर कोई ये नहीं कर सकता। बाकी चीज़ें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये स्पोर्ट जो है हर कोई नहीं कर सकता। तो शाज़ेब, फैंस अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपना। आपको सलमान खान ने क्या कहा, वो भी तो हमें बात बताएं कि इन्होंने आपको क्या कहा जब आपकी इनसे बात हुई? जी बिल्कुल, सलमान खान वहाँ पे बैठे हुए थे, मेरी फाइट को देख रहे थे। उसने मुझे कहा कि जब आप एंट्री कर रहे थे तो मुझे आपकी कॉन्फिडेंस से पता चल गया कि आप जो है ये फाइट जीत कर विन करेंगे। और जब मेरी फाइट हो रही थी वो सबसे पहले मतलब सलमान खान जो है फर्स्ट रो पे आके, मतलब वो वीआईपी की सीट्स होती है वहाँ पे बैठे होते हैं, वो अपनी सीट्स उसने छोड़ के बिल्कुल पिट साइड पे आके वो मेरी फाइट देख रहा था और मुझे कहता है मैंने फाइट आपकी बहुत इंजॉय की है। और मेरे जो पास्ट फाइट्स थे वो भी उसने देखे हैं, और पास्ट फाइट में भी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो अरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती वाह! है ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है तो ये देख शाज़ेब, के। मुझे ये भी और बताएं ज़रा, अब तो कितनी दिन आपको, जी, जी मैं कही थी आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने ये सफ़र शुरू किया? जी, स्टार्ट में तो आपको पता है मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती है। स्टार्ट में जब मैं अमेरिका जा रहा था तब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का महसूस करना पड़ा है, जिससे मैंने जो है बहुत सी चीज़ें की है लोगों को जिनको पता ही नहीं कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि आपको पता है अमेरिका इज़ एक्सपेंसिव सिटी। इसकी जो आपकी जो क्या कहते हैं इसको, एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, उनको बेयर करना बहुत ही तो मुश्किल फिर होता है। आपको तो सपोर्ट कौन करता अल्हम्दुलिल्लाह था? कैसे होता था जी, सारा कुछ? मेरा एक वो जी अमेरिकन एक मैनेजमेंट कंपनी थी। उन लोगों ने मेरी फाइट्स देखी, मेरा टैलेंट उनको नज़र आ गया, हालाँकि उनसे मैं कभी मिला भी नहीं था। तो ऑनलाइन उन लोगों ने मेरा टैलेंट देखा, उन्होंने कहा इस लड़के को हमें ज़रूर यहाँ पे लाना है और इस पे जो भी होते हैं हम वो करेंगे। फिर उसके बाद जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो मैंने कुछ अपनी गाड़ियाँ वगैरह ये कुछ मैंने सेल की, घर वालों ने सपोर्ट की मुझे। और जो मेरा मैनेजर था उसने अपना जो उसके पेंशन के जो पैसे थे वो उसने डाले और मुझे उसमें वीज़ा का जो है वो करवा के काश मुझे पाकिस्तान में अमेरिका भी ऐसी हो बुला। कि आपका टैलेंट देख के यहाँ पर भी आपको सपोर्ट किया जाए, है ना? जी, जी, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान में ये होता तो आज हमारे पास पता नहीं कितने वर्ल्ड चैंपियंस होते। अभी आप देख सकते हैं, जब अमेरिका में गया वहाँ पे मतलब पाकिस्तान का नाम कोई जानता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स में कोई होगा। जब मैं किसी से भी फाइट करता था तो वो कहता था हाँ ये इजी फाइट है, ये मुझे दे दो। तो हर कोई मुझे इजी समझ के ले लेता था। तो बाद में उसको फिर पता चलता अच्छा है कि शाज़ेब, पाकिस्तानी मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। आपने एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़ा, एक हाथ में आपने इंडिया का झंडा पकड़ा। उस वक्त आपके दिमाग में क्या सोच थी, क्या पैगाम देना चाह रहे थे उस वक्त, क्या ये फीलिंग्स क्या थी? जी, बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है जो मेरा अपोनेंट था उसने मुझे पहले गाली भी दी थी और मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने बातें की थी। तो मुझे एक उनको शो करना था कि क्या डिफरेंस है हमारे बीच में। अगर आप हमें पत्थर से मारेंगे, हम आपको फूल से जवाब देंगे। तो ये मेरा एक पीस अरे का वाह! एक मैसेज था जो मैंने पूरी दुनिया में फैलाया और पूरी दुनिया को जो है मतलब ये मैसेज बहुत ही अच्छा लगा, खासकर इंडियन जो लोग हैं। अच्छा, मुझे इंडिया में भी अभी एक और वायरल है सवाल मतलब करना और है। बाकी आपने भी। फाइट से पहले उसे थप्पड़ क्यों मारा था?
फाइट से पहले थप्पड़ मैंने उस वजह से उसको मारा था, उसने मुझे गलत गालियां दी थी और मेरी अम्मी को गाली दी थी उसने, फिर उसके बाद फेस ऑफ ने उसने पुश किया था जी। और उसके बावजूद आपने इतना अच्छा पैगाम दिया उसको, सलूट है भाई। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो पहचान है, पाकिस्तान का जो पहचान है, ये मैं शो करना था लोगों को कि पाकिस्तान जो है एक पीसफुल कंट्री है और पाकिस्तान का जो है मतलब पाकिस्तान में लोग जो है पुरअमन लोग हैं। मैं आपको बताऊं, सलमान खान वैसे फिल्मी हीरो है, मगर मैं आपको यकीनन इस बात का जो है प्रूफ मुझे लगता है कि आपको खुद ही मिल गया होगा वहाँ पर कि वो कह रहे होंगे कि असल हीरो तू है शाहज़ेब, है ना जी? जी जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा था कि जी जी बिल्कुल, वो मुझे उसने कहा था हम मूवीज में एक्टिंग करते हैं, आप रियल में हीरो हो, रियल में आप फाइटिंग करते, तो मुझे बहुत खुशी हुई। शाहज़ेब टीम ने पूरी टीम ने मेरे से सेल्फी वगैरह ली और मुझे बैकस्टेज के बाद वापस मुझे बुलाया और मेरे साथ बैठे, अच्छा खासा। मैं आपको बताऊं शाहज़ेब, दिल जीत लिया आपने भाई। ये सारी परफॉर्मेंस भी एक तरफ जो आपने खेली है, आपका टैलेंट, आप जीते 20 सेकंड में आपने बंदा जो है लटा दिया, ये सारी परफॉर्मेंस एक तरफ, मगर ये जो आपने मुझे ये बात बता दी है ना, ये मैं तो चाहूँगी ये पूरी जो आपने हमें बात बताई है ये पूरी दुनिया में बात फैले कि आपने उसको, जबकि उसने आपको गालियाँ निकाली और उसके बावजूद आपने एंड में इतना पीस का मैसेज दिया। ये मैसेज ये कोई सच्चा मुसलमान और पाकिस्तानी ही दे सकता था। सलाम है आपको, आप जैसे शाहज़ेब बहुत सारे पैदा हों, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आने वाला हर बच्चा शाहज़ेब जैसा दिल रखे और इस जैसा टैलेंट, इस जैसा मेहनती हो, चाहे किसी भी शोबे में हो। ये सलूट है आपको भाई, खुश रहें। थैंक यू सो मच। We'll take a break. We'll be right back. ये पूरी ब्रेक शाहज़ेब भाई के नाम। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान नईम, हेपेटोलॉजिस्ट हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे पीले अरकान के बारे में। और ये जो हेपेटाइटिस जिसमें स्पेशली ए और ई है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सीरियस हो जाता है और बहुत डेंजर हो जाता है, इसीलिए आज हमने माहिरीन को बुलाया ताकि जो एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर हैं वो आपको गाइड कर सकें, बता सकें कि किस तरीके से आपने एहतियात करनी है और किन वजहों से ये जो हेपेटाइटिस है वो हो जाता है। अगर आपको भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पीले अरकान के जितने भी पेशेंट हैं, ठीक है। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा कि हेपेटाइटिस जिगर की सूजश या अरकान की जो कि ये इकसाम होती है वो टोटल है कितनी, ताकि देखने वालों को समझ आ जाए। हेपेटाइटिस तिब में जिगर की सोजिश को कहते हैं। अब जिगर की सोजिश की जो वजूहात हैं उसमें एक वायरस है, कुछ मेडिसिन्स हैं, उसके अलावा जिस्म की दूसरी बीमारियां जो जिगर को मुतासर करती हैं। अमूमी तौर पे जो हेपेटाइटिस आम तौर पे लोगों में पाया जाता है वो वायरस की वजह से होता है। वायरस की वजह से? जी, वायरस को आगे हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, एक पीले अरकान वाली, एक काले अरकान वाली। जो पीले अरकान वाली हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई हैं। अच्छा। यानी कि जिगर की सोजिश की जो वजूहात हैं उसमें वायरस ए और वायरस ई, ये दो अहम वजूहात हैं। और उनके जो फैलने की वजूहात हैं उसमें गंदा पानी और गंदी खुराक है। ओके, और इसकी अलामत क्या क्या हैं? अलामात में सबसे पहले मरीज़ को मतली कैग की सूरत हाल पैदा होती है, खाना पीना रोक देता है, खाने का टेस्ट नहीं उसे आता, खाना देख के उसे मतली होना शुरू हो जाती है। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन उसकी आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं। और ये तकरीबन 2 हफ्ते का एक प्रोसेस होता है जिसमें से वो गुजरता है। अच्छा। और 2 हफ्ते बाद वायरस ख़त्म हो जाता है। वायरस ख़त्म होने के बाद मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाता है। 2 से 3 हफ्ते में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, हत्ता कि उसका कोई इलाज ना किया जाए वायरस का। लेकिन पानी की कमी, कुछ खा पी नहीं रहा, उसके लिए हम अद्वियात देते हैं। अच्छा, कुछ बचपन में भी बच्चों को हो जाता है, जो बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, छोटे से बच्चे पैदा हुए हैं और उनको जो है ये जॉन्डिस हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस उस वक्त उस स्टेज में होता है क्योंकि बच्चा बस अभी दुनिया में आया होता है और उसकी वैसी देखभाल बहुत स्पेशल की जा रही होती है, केयर की जा रही हो, तो एकदम से उसको फिर ये नहीं वो नुकसानदेह नहीं है। उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस के तौर पर होता है अमूमी तौर पे। अच्छा। वो 10 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, उसका कोई इलाज भी नहीं करना होता और वो ख़तरनाक भी नहीं है। अगर 10 से 15 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करे, यानी कि चलता रहे, तो फिर उसका इलाज करना पड़ता है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए और ये जो ई है होता किन वजूहात की वजह से है?
ये ख़राब पानी अगर फुजला और पीने वाला पानी मिक्स हो जाए तो ये एक ही वजह है जिसकी वजह से ये हो सकता है। फिर एक्सप्लेन करें, मुझे समझ नहीं आई। सीवरेज मतलब और ड्रिंकिंग वाटर अगर मिक्स हो जाए, हाँ। क्योंकि इसका जो रूट है फैलने का वो है फीको ओरल। फीको ओरल से मुराद ये है कि फुजला और पीने वाला पानी ड्रिंकिंग वाटर मिक्स होगा तो ही ये फैलेगा। अच्छा, ये भी है कि जैसे कुछ लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं उसके बाद हाथ नहीं धोते और उसी हाथ से 10 काम कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खा पी भी लेते हैं, चीज़ों को टच कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता होगा या नहीं? जी जी, ये भी एक वजूहात में शामिल होगा। अच्छा, ये किस हद तक डेंजर हो जाता है ये भी बता दें। 90% लोगों में इसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता वायरस। 2 से 3 हफ्ते का उसका साइकिल है, वो पूरा करता है, वो ठीक हो जाता है बगैर किसी इलाज के भी। अच्छा। 10% लोग ऐसे होते हैं जिसमें वो लंबे दौरानिए के लिए चलते हैं, और उसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे निकलते हैं जिनमें वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मरीज़ को कब हस्पताल पहुँच जाना चाहिए। ऐसा मरीज़ यरकान वाला जो घनूदगी में जाना शुरू हो जाए, जिसका खाना पीने जो पीने के लिए फ्लूइड्स हैं, इनटेक है, वो 2 लीटर से कम हो जाए, जिस्म पे कोई नीले निशान या धब्बे पड़ना शुरू हो जाए, खून पतला होने की वजह से कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, और जो इसमें पीला मादा बिलिरुबिन है वो अगर 15 से ऊपर चला जाए तो इसे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसका मुकम्मल प्रॉपर इलाज और टेस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, एक कॉल है साथ शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जाहिद है, अस्सलाम वालेकुम जाहिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाहिद, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो, आई थिंक कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, हमें आवाज़ नहीं आ रही, कट गई है। ठीक है, इसी के बारे में हम मज़ीद जानना चाहेंगे आपसे। मुझे बताइएगा कि सिगरेट और जो मंशियात वगैरह होती हैं तो क्या वो ये हेपेटाइटिस ए में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती हैं जैसे लोग पी रहे होते हैं? हेपेटाइटिस ए का सिगरेट के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिगरेट चूँकि बहुत ज़्यादा बाकी नुकसानात कर रहा है और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होती है, तो वायरस के असर या जिस्म में जाके नुकसान देने की सलाहियत थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन फैलने का कोई ताल्लुक नहीं है सिगरेट के साथ, और हाइजीन का कोई ताल्लुक नहीं। क्या जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस के रीजंस हो सकते हैं बॉडी के अंदर? जिगर की गर्मी का आज तक हमने कोई मेडिकल साइंस में जिक्र नहीं सुना, लेकिन अमूमी तौर पे जो आवाम में लोगों में जिगर की गर्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जिगर में हल्की फुल्की सोजिश हो जाना। अच्छा। वो उसकी 10 एक वजूहात हैं जिसमें से एक ये भी है। अच्छा, एक इंसान जो है वो कितनी मर्तबा गुजरता है इस जॉन्डिस वाले पीरियड से? एक तो कभी कभी बचपन में भी किसी टाइम पे हो जाता है, उसके बाद जब बंदा बड़ा होता है तो क्या उस हर इंसान को एक बार यरकान ज़रूर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेसेसरी नहीं है। नॉर्मल हेल्दी बंदे को ज़िंदगी में एक बार भी यरकान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे यरकान से जो बचाव है उससे किस तरह मुमकिन हो सकती है कि कौन से ऐसे हम लोग तदाबीर इस्तेमाल करें जिससे हम ये यरकान वाली चीज़ों से बच सकें? क्या बाज़ारी चीज़ें, ये जो हम बाहर के खुले खाने खा रहे होते हैं, चाट वगैरह जो वैसे रेडियो में होती हैं और हम बड़े मज़े से खा लेते हैं, कभी कभी भूख बहुत लगती है, मजबूरी में भी बंदा खा लेता है, तो आप ज़रा हमें प्लीज़ बताएँ किस तरह से इससे बचाव है? सब इसकी एक ही वजह है, पुअर हाइजीन। अगर आप बाहर से साफ़ सुथरा खाना खाएंगे, किसी अच्छी जगह से खाएंगे, फिर यरकान नहीं होगा। अमूमी तौर पे वो वाली जगह जहाँ पे पकी हुई चीज़ें नहीं होती, जो हीटेड नहीं है, हीट से वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है, जैसे चाट है, गोलगप्पे हैं, जूसेस हैं, ये गन्ने की रो आमतौर पे एक मेथ बनी हुई है वो यूज़ करते, उससे इसके फैलने, खुली गंडेरियाँ, उससे इसके फैलाव बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि जो भी यरकान वाले मरीज़ हैं वो जाके रो पीते हैं, एक मेथ है हमें चल रही, तो वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम जो भी मरीज़ आता है यरकान के साथ, हेपेटाइटिस के साथ, उसे एक एडवाइस ज़रूर करते हैं कि तुमने बाहर से रो नहीं पीनी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, या फिर कुछ भी नहीं खाना पीना, रो वो मेरे जो मजदूर भाई है, मजदूर तबका है, हाँ? तो उनकी तो मजबूरी होती है ना, वो पी लेते हैं, तो इसका फिर ये भी हमें बता दें साफ़ सुथरा हो, जो भी हो साफ़ सुथरा हो, गंडेरियाँ ले लें, उन्हें घर में आके धो लें, हाँ? और उन्हें इस्तेमाल कर लें।
ठीक है, ये हो सकता है। तो रॉ ना इस तरह। जी जी, एक चीज़ बस मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से। प्लीज़। अमूमी तौर पे जो यरकान के मरीज़ होते हैं उन्हें कहते हैं गर्म खुराकें बंद कर दें, हाँ। गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली वगैरह। हाँ। तो ये आप समझ लें एक बॉडी हालत जंग में है, वो एक वायरस के खिलाफ लड़ रही है, आपने पीछे से उसका म्यूनिशन खींच ली, असला खींच लिया, जिस चीज़ से उसको इम्यून मिल रहा है वही चीज़ें खींच ली हैं, वही तो ये आपने नहीं बंद करनी कर दी। चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी यरकान वाला मरीज हो या कोई भी बीमारी वाला हो, हम चाह रहे होते हैं उसका प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो, क्योंकि बॉडी में जाएंगी तो उस बीमारी से लड़ेंगी ना, वायरस से लड़ेंगी। ये अच्छा, इसलिए उसकी खुराक हमने बढ़ानी होती है। ठीक है। एक नॉर्मल बंदे से उसकी जो खुराक की ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। अच्छा, नमक मिर्च भी बंद कर देते हैं, ये जैसे मसाले होते हैं, स्पाइस वगैरह भी, इतना कोई फीका बिना तेल सब कुछ। तो ये वैसे एक बात है, हल्की सी प्याज थोड़े से इतने से तेल में अगर लाल करके सब्जी कुछ दम पे फ्राई कर लें या कुछ बना लें तो क्या बंदे को बिल्कुल मना नहीं खा सकता? नहीं, हम कहते हैं नॉर्मल घर का खाना खाएं। अच्छा, नॉर्मल घर का खाना खाएं और इसमें गोश्त भी होना चाहिए, अंडे भी होने चाहिए और मुर्गी भी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कॉल लेते हैं। जाहिद साहब की कॉल अब दोबारा आ गई हमारे प्रोग्राम में। जी जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जाहिद साहब जी, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा नाम उमर फरीद, मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। जी साहिवाल से बोलिए। जी जाहिद साहब, मेरा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। आपको डॉक्टर साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वालदा को एक जिस्म का एक हिस्सा है ना वो धड़कता है, कांपता है। आपका क्या? वालदा का जिस्म कांपता है? जिस्म कांपता है। हेलो, आपकी वालदा का जिस्म कांपता है, आगे? पहले उसका एक माह पहले ब्लड ज्यादा ऊपर जाता था, फिर उसका नीचे आता था। तो मैंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि जिस्म का जो एक हिस्सा है ना वो फालज का मसला हो सकता है या मसलन हवा का मसला हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मैं डॉक्टर से ये मशवरा करना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा इलाज है कि इसका ठीक हो सकता है? इसका इलाज बताइएगा। जी जाहिद साहब, प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब मिलता है। जी अच्छा, जिस्म कांपने की काफ़ी वजूहात हैं, जिसमें से एक ये अमूमी तौर पे शुगर या ब्लड प्रेशर लो होने से जिस्म कांपता है। ठीक है। और कोई भी बीमारी, उसका इलाज यही है, जो बीमारी है उसको ट्रीट किया जाए। अगर ब्लड प्रेशर लो है उन्हें पानी की मिकदार ज़्यादा कर दें, अगर शुगर लो है कुछ खाने पीने को दे दें। तो अमूमी तौर पे जो जिस्म कांपने की अलामात मरीज़ लेकर आते हैं उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। अगर आप उसे पेशेंट को कुछ खाने पीने को दे दें तो बेहतर हो जाता है। ठीक है। यरकान के मरीज़ों को अस्पताल कब लेकर जाना चाहिए? अस्पताल ले जाने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये है कि मरीज़ गनूदगी में जाता है या उसका खाना पीना बंद हो जाता है। तो उस वक्त फिर फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना फ़ौरन चाहिए। 2 लीटर से कम अगर उसका इनटेक हो गया है लिक्विड का, किसी भी सूरत में, जूस, पानी, यखनी, किसी भी सूरत में अगर 2 लीटर पूरा मरीज ले पा रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं होती है। नहीं जा रहा हो तो ठीक है। और ये जो हामला खातून होती हैं मोस्टली, उनमें भी प्रेगनेंसी टाइम पे आपको पता है ये यरकान का मसला शुरू हो जाता है, तो ये कितना डेंजरस होता है उनके लिए और किस तरीके की एहतियात जो है वो मतलब कर सकती हैं ताकि इसमें बचें? प्रिकॉशंस भी बता दीजिएगा। हामला खवातीन में जो यरकान देखते ही जो सबसे पहले हमें एक ख़तरे की घंटी महसूस होती है वो ये है कि कहीं इन्हें हेपेटाइटिस ई ना हो। हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है, जान का खतरा। और किसी भी यरकान में जो मोर्टेलिटी है कि इस बीमारी की वजह से मरीज़ की मौत वाक़या होना, वो हेपेटाइटिस ई में बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इसके लिए अभी एक वैक्सीन की कैंपेन स्टार्ट हुई है जी। एक वैक्सीन स्टार्ट हुई है हेपेटाइटिस ई के लिए। तो हम रिकमेंड करते हैं कि जो भी इस एज की ख़वातीन हैं उनको वो वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। सबसे बड़ी एहतियात सबसे तो पहले ही लगा लें वैक्सीन, तो फिर ये इस क्राइसिस तक नहीं पहुंचेंगे। अगर वायरस आता भी है तो बॉडी उसे खुद ही हैंडल कर लेगी। कोई शक नहीं। उसके अलावा बाकी जो एहतियातें हैं जिसमें गुड हाइजीन है, साफ़ सुथरा। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी पड़ी है, फिर वापस मजीद यरकान के बारे में आपसे जानेंगे। एक रिक्वेस्ट करूँगी दोबारा से, जितनी भी हमारी प्रेगनेंट वुमेन्स हैं अपनी वैक्सीन ज़रूर करवा लीजिए पहले से, क्योंकि ये उन्होंने बताया अगर ई हो गया तो बहुत हेपेटाइटिस सी जो है बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो विल टेक अ ब्रेक, राइट बैक।
वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा और हमारे साथ डॉक्टर उस्मान तशरीफ़ फरमा है और हम इनसे जान रहे हैं यरकान के बारे में। मुझे बताइए किस उम्र के लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है इस यरकान का, कि इस एज में अगर यरकान हो गया तो फिर बहुत डेंजर होगा, और होता किस एज में ज़्यादा है? एक्सपोजर तो हम सबका तकरीबन हर टाइम ही हो रहा होता है। पुअर कंडीशंस हैं हाइजीन की और खाना पीने के मसाइल हमारे साथ हैं, लेकिन चूँकि बच्चों में और बड़ी एज में 60 के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसलिए यरकान होने के ख़तरात उस एज में ज़्यादा होते हैं। और इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और बुज़ुर्गों में, ये दो एक ऐसे। और हामला ख़वातीन जो हमने पहले डिस्कस की है, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी डेंजरस बहुत है, उसका आउटकम बहुत बुरा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यरकान जो है वो झाड़ने से बहुत जल्दी चले जाता है। अब ये नई क्योंकि बातें हैं, मगर खैर ये सुनते तो हम बहुत पहले से आ रहे हैं। ये झड़वाना क्या होता है, यरकान का झड़वाना क्या होता है? कुछ भी नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर 90% लोगों में यरकान कुछ भी ना करें तो वो ख़त्म हो जाना। ठीक है, कुछ भी ना आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो आपको बता रहे हो कि हमने झड़वाया भी था मगर ठीक नहीं हुआ? हमारे पास जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई या दम या कोई चीज़ ऐसी करवाई होती है, गले में कोई चीज़ बनी होती है। हाँ, वो ऊँट की हड्डी। हाँ, ऊँट की हड्डी को तो मेरे ख्याल से जड़ी बूटियाँ होती हैं, कोई जड़ी बूटियाँ भी बनी होती हैं। तो वो हम उस चीज़ को बॉदर नहीं करते। अच्छा। ना ही उनके साथ हम वो कन्फ्रंट करते हैं। ठीक है, किसी के बिलीफ के साथ हम कोई बात नहीं करते, लेकिन मेडिकली इट्स प्रूवन कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में जब वायरस ने ख़त्म होना है तो यरकान ने ख़त्म हो जाना है। ऐसी ये सब मिथ्स हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मगर एक दो चीज़ें थी कि जैसे वो धागा बना के देते हैं ना कोई, कि आप ये यरकान का टाइम है, धागा बना के ये ऐसे पहने, तो अगर आपका ये ठीक होना शुरू हो जाएगा तो ये लंबा होना शुरू होगा। धागा लंबा हो जाता है, जो गले में पहनाते हैं वो ऐसे लंबा हो भी जाता है। तो ये सब वो इसलिए है कि हाँ, वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए है कि उसके अंदर जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। वो जैसे जैसे सुकड़ती हैं, धागा थोड़ा लंबा होता जाता है, वो झड़ जाती हैं। क्योंकि टाइम के साथ साथ उन्होंने झड़ना है। ठीक है, ड्राई होना है और झड़ जाना है। ये 2 हफ्ते का टाइम। हाँ, तकरीबन इतना ही। और जैसे जैसे वो खुश्क हो रही होती हैं, झड़ रही होती हैं, वैसे वैसे टाइम गुजर रहा होता है और यरकान सही हो रहा होता है। ठीक है, चूँकि कुछ लोग चूना भी देते हैं कि चूना जो है वो हाथ में ऐसे मलें, सफ़ेद चूना होता है, वो साथ मलें, फिर वो पानी कोई से भी, आप नल के पानी कहीं से उसको आप मल के धोते जाएं तो वो पीले रंग का निकलना शुरू हो जाता है। होता चूना सफ़ेद है मगर निकलता पीला है। ये सब क्या होता है? क्या चूना मलने से हाथों में पीला रंग बॉडी का जो होता है यरकान का वो छोड़ता है, निकलता है अपना रंग? क्योंकि बॉडी में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर सफ़ेद कपड़े पहनेंगे वो भी पीले हो जाते हैं। इससे ये नहीं पीलिया निकल रहा है। हाँ। वो बॉडी का एक जो है स्किन बेसिकली सिक्रीट कर रही है ना। हाँ। खारिज कर रही है बिलिरुबिन। सफ़ेद कपड़े पहनेंगे वो जो उसके अलावा कोई भी कपड़े इस रंग के होंगे, उसके ऊपर पीला रंग आएगा। हाँ, ठीक है, यूरिन में आएगा। हाँ, पीला होता है, बिल्कुल, कोई शक तो नहीं। वो बेसिकली बॉडी सिक्रीट कर रही है ना। कोई शक नहीं, पसीने के साथ भी निकलेगा। कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत डिटेल में जाके और बड़े टेक्निकल पॉइंट से हमें मिसाल देके समझाया। यू आर वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में कोई ऐसा पैगाम स्पेशली यरकान के पेशेंट्स को देना चाहते हैं तो ये आपका कैमरा है, वो चाहिए। वही जो हमने बातें की उन्हें एक समरी खुलासा थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पीला यरकान 2 से 3 हफ्ते में हेपेटाइटिस ए और ई खुद ठीक हो जाना है। उसके लिए कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गनूदगी में चले जाएं, खुराक कम हो जाए तो अस्पताल आ जाएं। उसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं उनमें पीला यरकान हो तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। खाने में मरीज़ को घर का नॉर्मल खाना दें जिसमें गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली सब कुछ शामिल है। मसाले थोड़े कम कर लें क्योंकि यरकान के दौरान समटाइम्स कोई ख़ारिश शुरू हो जाती है तो मसालों की वजह से ख़ारिश थोड़ी बढ़ सकती है। मरीज़ जितना ले सकता है, जो ले सकता है वो दें। हाँ, बस एक गंदा ना हो और दूसरा एक टाइम का खाना दूसरे टाइम ना दें। पानी साफ़ सुथरा दें, उबाल के दें। और 2 से 3 हफ्ते में बगैर किसी इलाज के यरकान ठीक हो जाता है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विल बी राइट, देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं।
वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के ऊपर। बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं, लोग हैं, मुझे कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे प्रोग्राम में, जो हम स्पेशली लोगों से कहते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम हो ना हो, आप पीछे अपनी कॉल्स पे जो आपके मैसेजेस हैं वो प्लीज़ बता दीजिए। हमें सोशल मीडिया पे भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि डैंड्रफ का जो मसला है उसके ऊपर कोई इलाज पूछ लें। तो फिर हमारे पास आज डॉक्टर उस्मानुद्दीन है, डर्माटोलॉजिस्ट हैं एंड ही इज़ वेरी फेमस, बहुत एक्सपर्ट हैं। तो हमने उस्मान अमीन उद्दीन जो है वो हमारे साथ है, अमीर उद्दीन, राइट। तो इनको दावत दी है। अब ये हम इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले ये डैंड्रफ का मसला जो है वो होता क्यों है, आता क्यों है, और किस वजूहात की वजह से ऐसे हम स्टेजेस पे पहुंच जाते हैं कि जो डैंड्रफ है हमारे सर पे वो एक फंगस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो। थैंक यू। तो आप बताइए फिर ये कि खुश्की की वजह है क्या, क्यों होती है खुश्की इतनी ज़्यादा, और फिर बंदा खुजला के लोगों के सामने बात कर रहा होता है, फिर डैंड्रफ कपड़ों में गिर रही होती है, जितना भी तैयार हो काले कपड़े पहन नहीं सकता बंदा। एग्जैक्टली क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपना नाम क्लियर करना चाहता हूँ। माय नेम इज़ उस्मान अमीरुद्दीन। अच्छा। ताकि टंग स्लिप की वजह से कभी कभी लोगों को नाम ज़हन में नहीं आता। उस्मान अमीरुद्दीन। तो दूसरी ऑप्शन है कि डैंड्रफ नो डाउट इज़ वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी और इंटरनेशनली। ठीक है। तो अगर हम इसको हिस्से में डिवाइड कर लें, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं या इनकी किस वजह से आती है, तो वो मैं समझता हूँ ड्राई स्किन की वजह से भी आ सकती है, ऑयली स्किन की वजह से भी आ सकती है। उसके अलावा आपकी बैड हाइजीन, अगर आपने अच्छी तरह बालों की केयर नहीं की, फेस की केयर अच्छी नहीं की, या कुछ जेनेटिक्स ऐसे हैं। अच्छा। कि आपके जेनेटिक्स में कि फेस के ऊपर ऑयल बहुत ज़्यादा है, स्कैल्प पे बहुत ऑयल है, आपकी कमर वाले हिस्से में बहुत सारा ऑयल है, तो वो चीज़ें कुछ जेनेटिक्स में आती हैं। और जेनेटिक्स में क्या है कि हर हेयर फॉलिकल जब बच्चा पैदा होता है तो हर बॉडी पे एक नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिए। अब वो हेयर फॉलिकल के साथ एक छोटा ग्लैंड है, उसे कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, उसमें से ऑयल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सीबम। तो वो जब हमारी स्किन के ऊपर आता है या हमारी स्कैल्प के लेयर के ऊपर आता है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है तो वो एक तरह का लेयर बना देता है। मगर मुझे डॉक्टर साहब एक चीज़ समझ नहीं आई, खुश्की तो नाम ही खुश्की से है ना जी, खुश्क से, तो ये जो फिर ऑयल अगर प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में कहीं या सर में, तो उससे फिर ये डैंड्रफ हो जाना। लेमन टर्म है ना खुश्की। खुश्की मतलब वो वाइटिश है ना, तो लोग समझते हैं उसको खुश्की कहते हैं। ओके, तो दैट इज ये लेमन टर्म है। मुझे दिखने में जैसे दिखती है, इस वजह से इसका नाम खुश्की कहा जाता है। लेकिन उसका बेसिक रीजन जो है ना, मैं बता रहा हूँ, ये दीज आर द बेसिक रीजंस। अब लोग कहते हैं कि जी डैंड्रफ की वजह से हमारे जो हेयर फॉल है, ये बहुत कॉमन कॉज है, डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अब जैसे मैं बीइंग एज ए प्लास्टिक सर्जन, मैं साथ हेयर ट्रांसप्लांट भी करता हूँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है कि पेशेंट्स कहते हैं भाई ट्रांसप्लांट के साथ साथ अगर हमें डैंड्रफ आ रही तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो डैंड्रफ के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप अपने बालों को अच्छी तरह हाइजीनिकली मेंटेन करें। अच्छा। उसका वॉश करना बड़ा ज़रूरी है, आपके अपने डाइटरी फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फिर आपके रिजल्ट्स अचीव होते हैं। अच्छा, तो ये लगती भी है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को क्या कि जैसे अगर हम कोई ब्रश इस्तेमाल करें और मुझे डैंड्रफ है और मेरा ब्रश अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको भी हो जाएगी? नो, नहीं हो सकता। अच्छा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपको किसी पेशेंट को डैंड्रफ के साथ फंगल इन्फेक्शन है, हाँ, तो फिर अगर वो ब्रश कर रहा है तो फंगल इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है। तो ये जो सीबम होता है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है डॉक्टर साहब? सीबम के कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। यू कैन डू इट इन द नेचुरल रेमेडीज़ की फॉर्म में भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट बेसिस पे भी कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज़ में मैं सजेस्ट करता हूँ पेशेंट्स को कि आप अपने डेली बेसिस पे जो भी शैम्पूज़ आप यूज़ करें एंटी डैंड्रफ, वो रेगुलर यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो फ्रेश रहे और आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको ब्रीथ करने का टाइम मिले। तो हफ्ते में कितनी मरतबा रेगुलर? देखिए जो डैंड्रफ बहुत सवेयर डैंड्रफ है, माइल्ड मॉडरेट सवेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम उसको। अगर मॉडरेट और सवेयर में जाती है डेली बेसिस पे शैम्पू करें, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन माइल्ड मॉडरेट में आ जाती है जिसमें आप समझते हैं कि भी 2 दिन गुजर के बाद आप डैंड्रफ आते हैं, 2 दिन के बाद शैम्पू। डैंड्रफ वाला अगर शैम्पू नहीं हो रहा, कोई भी सादा शैम्पू, तो सादा शैम्पू भी बस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर लें उस सादे शैम्पू के अंदर 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए, लाइक पायरेथॉन है, सेलेनियम जिंक है, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए जो डैंड्रफ के लिए काम करें। और मुझे साथ साथ ये भी बता दें, ये जो ऑयल्स होते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये जो है जैसे लेमन ग्रास का ऑयल हो गया, पेपरमिंट ऑयल, वो तो बल्कि जलन करेगा, इस तरह के ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं, आपको पता है, तो क्या ये ऑयल्स बालों की जो खुश्की है उसको ख़त्म कर सकते हैं? देखिए सिट्रिक एसिड के बारे में कहा गया, इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, डैंड्रफ को बहुत अच्छा रोल प्ले करता है उसके अंदर। तो जिस ऑयल में सिट्रिक एसिड है वो भी सिट्रस फ्रूट में वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं सजेस्ट करता हूँ पेशेंट्स को कि भी ऑलिव ऑयल
जिसके अंदर एक अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कुरान में शिफा लिखी है, बेशक। तो वाई डोंट यूज़ दैट ऑयल, उसमें हर चीज़ मौजूद है। उसके अलावा अगर आप नहीं दिल करता आपको ऑलिव ऑयल लेने का, तो आप बाकी ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये जो उसका आता है कोकोनट ऑयल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो तो एंटी एजिंग भी है, एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा भी लगा सकते सिट्रिक रिलेटेड जो हैं। ये लेमन ऑयल वगैरह जो है ये काम करता है? कर सकते हैं। ओके, ये कोई जलन या कोई तो तकलीफ तो नहीं करेगा? हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंड्रफ इटसेल्फ विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। डेंड्रफ की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होगी ना, वो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो लोगों को जो इचिंग होती है वो सिर्फ डेंड्रफ की वजह से नहीं होती, इट्स बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और स्मेल देखें, डेंड्रफ स्मेल नहीं करती इटसेल्फ। हाँ, डेंड्रफ में फंगल इन्फेक्शन होगी तो स्मेल आएगी। अच्छा, और ये जो हम बहुत इचिंग करना शुरू कर देते हैं जब ड्राई स्कैल्प हो जाता है, डैंड्रफ होता है, तो खुजलाने का बहुत दिल करता है, फिर खुजलाने की वजह से जो शर्ट पे गिर जाता है डैंड्रफ सारा, तो वो जो खुजलाने से बाल, हेयर फॉल और स्किन डैमेज तो नहीं होती सर की? ये डेंड्रफ इटसेल्फ विल नॉट कॉज हेयर फॉल। डेंड्रफ खुद हेयर फॉल नहीं करती, लेकिन उसके डेंड्रफ की वजह से जो आप खुजा रहे हैं, और अगर आप यू हैव लॉन्ग नेल्स, तो आप जब स्किन को डैमेज करते हैं ना, उसके साथ हेयर फॉलिकल्स भी डैमेज होते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इची होता है, आपने बहुत ज़्यादा स्क्रैच करना होता है। वो स्क्रैच करने की वजह से स्कैल्प का और बालों का जो केराटिन है, जो उसका शाफ्ट है, वो ब्रेक करता है, और जिसकी वजह से फिर बहुत सारे लोगों को माइल्ड जी स्लो केसेस में आपका हेयर फॉल स्टार्ट। एग्री। हन्नान की कॉल है, हम उनके साथ भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी हन्नान। जी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में, और आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं फिजा। मैंने 2 सवाल करने हैं आपसे जी। एक तो ये काइंडली कि जो डॉक्टर साहब बताएं वो काइंडली क्लियर कट मुझे बता दें, ताकि हमें वो लेने में आसानी हो वो मेडिसिन, अगर वो आप ये रिकमेंड करें। बात ये है कि फिजा के एक तो खुश्की होती है, और इस कदर होती है कि जब हम लोग लोकली जो मार्केट में जो हेयर कलर्स हैं वो यूज करते हैं ना, तो जब वो जाके सर के बिल्कुल वो कहते हैं इन बिटवीन जाके वो जब लगता है ना, तो फिर जाके सुकून मिलता है। वो पता नहीं क्या उसके अंदर वो डाला होता है, एसिड वगैरह। अदरवाइज तो बाकी हम जितने मर्जी वो जो एंटी बैक्टीरियल चीजें वो यूज कर ले, तक भी उसका हमें फायदा नहीं होता। ठीक है। और मैं ये एक बात मेरे जहन में थी, क्या खुश्की ज्यादा जब होती है तो उससे बालों की रंगत पे भी क्या असर पड़ता है? और अगर पड़ता है तो उसको हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं कि अमूमन सफेद बाल हो गए छोटी उम्र में, तो वो क्या खुश्की से भी हो सकते हैं? तो काइंडली हमें कुछ ना कुछ खुश्की का इलाज मेडिसिन के साथ बताएं। ये जो एहतियाती तदाबीर है, इसका तो हमें फायदा ही नहीं होता, और किसी कंपनी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा इनके नाम बताने से, हमें तो फायदा पहुंचेगा, ताकि हम तो जाके वो दवाई ले लें। डॉक्टर साहब पूछे, अब दवाई बताएं। दो क्वेश्चंस इनके हैं, एक तो डाई रिलेटेड है और एक ग्रे हेयर रिलेटेड है। ठीक है। तो डाई हेयर रिलेटेड मैं सजेस्ट करता हूँ पेशेंट्स को, डोंट गो फॉर द अमोनिया। आप अमोनिया फ्री डाई यूज़ करें, जो कि हर 2 वीक्स के बाद 3 वीक्स के बाद आप अपने बालों को दोबारा उसको मेंटेन कर सकते हैं। डाई भी दोबारा कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। जो परमानेंट डाई जो है वो इतना कोई प्रोलॉन्ग 2 महीने नहीं निकालता आपके बालों को, ये बता दूं। परमानेंट डाइज की जो भी जिसमें अमोनिया मौजूद है, जिसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो मेरी सजेशन है कि वो ना कीजिए, उससे बाल और फर्दर डैमेज हो जाएगा। अच्छा। वाई? बिकॉज दैट इज अ केमिकल, और वो केमिकल स्टिमुलेट करेगा अगर आप ऑलरेडी डेंड्रफ के पेशेंट हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है डाइज, लेकिन मैं जो पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ उसमें रेवलॉन है और एल्सिया है। अच्छा। ये 2 मेरी सजेशन है, क्योंकि इसमें मुझे फ्रेंडली सिचुएशन मिली है, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द क्लिनिकल एक्सपर्टीज। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने वो दवाई भी बतानी है स्कैल्प के लिए, कि इचिंग और डैंड्रफ जो बहुत ज़्यादा फैल गया, वो ये कह रहे हैं एहतियाती तदबीर के अलावा आपने मेडिसिन भी बतानी है। तो डॉक्टर साहब तैयार हो जाए, एक ब्रेक के बाद आपसे मेडिसिन पूछते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान बैठे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हम बात कर रहे हैं डैंड्रफ के ऊपर। ब्रेक से पहले मैंने जैसे कहा था कि हम दवाई भी पूछेंगे, तो आप प्लीज़ बता दीजिए कि कौन सी ऐसी दवाई है जो डैंड्रफ और ये फंगल दोनों अलग अलग मुझे लगता है मेडिसिन होंगी, तो वो प्लीज़ बता दें, क्योंकि डॉक्टर के मशवरे के बगैर मुझे लगता है कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ही इज़ द डॉक्टर, व्हाट ही रेकमेंड्स, लेट्स सी। I think we have to differentiate between fungal infection with dandruff और only dandruff। अगर सिंपल dandruff है तो हम तो उसको सिर्फ पेरिथीन और जो सेलेनियम टैबलेट्स मार्केट में आती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा अगर वी हैव फंगल इन्फेक्शन, कैसे पता लगे फंगल इन्फेक्शन? आपको इचिंग होगी और दिल करेगा स्क्रैच किया जाओ कि एंड यू लव टू स्क्रैच, तो वो फंगल हो चुकी है, डेंड्रफ कर चुका है। उसमें आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर सम एनी एंटी फंगल शैम्पूज जिसमें कीटोकोनाजोल होगा, तो वो आप मार्केट में कोई भी देख सकते हैं। ब्रांड नेम में कोई नहीं लेता नाम, लेकिन आई वुड सजेस्ट क्योंकि केमिकल नेम कीटोकोनाजोल के नाम से कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो टैबलेट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो शैम्पूज़ की फॉर्म में, इवन सीरम्स की फॉर्म में भी वी आर अवेलेबल विद दीज सीरम्स एज वेल।
अच्छा। तो सिलीनियम के साथ अगर हम ऐड करें पेरिथॉन तो उसमें भी हमारे पास सीरम्स अवेलेबल हैं, तो उसमें कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को हेयर फॉल और इस तरह से डैंड्रफ का मसला होता है, क्या वो बायोटिन खा सकते हैं? क्योंकि बायोटिन बेसिकली ज़्यादा तो बालों के लिए काम करता है ना। एग्जैक्टली। तो ये बायोटिन खा सकते हैं डैंड्रफ वाले जो पेशेंट्स हैं? सिंपल हाली देखिए, मार्केट के अंदर हाइप है ओनली बायोटीन्स। व्हाई ओनली बायोटीन? आप मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स लेके चले ना, सिर्फ बायोटीन, बाल सिर्फ बायोटीन तो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी तो बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक सेलेनियम्स हैं, आयरन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, फिर ये बायोटीन है। I would suggest, my humble suggestion is go for all these combination of the multivitamins. ना कि सिंपल एक पे फोकस ना कीजिए, कि आपको तो नहीं मालूम कि आपकी बायोटिन की रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी की। तो अगर आप कैलकुलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू दैट, फिर आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। लोग 5-5 हज़ार मैक्सिमम जितनी उसकी हाई क्वालिटी उस क्वांटिटी पे वो लेना चाहते हैं जस्ट टू प्रिवेंट हेयर फॉल। आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक किसी जो प्योर बायोटिन ले रहा है, मैंने उसका अभी तक हेयर फॉल को अगर रुक जाए तो मुझे आप पकड़ लें, नहीं होता। महंगी से महंगी दवाई जो है बायोटिन से किसी चीज़ से नहीं आपको रुकती। प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी है, आपको हाइजीन अच्छी करनी है, आपको शैम्पूज अच्छे यूज़ करने हैं, आपको सबसे बड़ी बात मल्टीविटामिन अच्छे लेने हैं। आपके ये जो बाल है ना, ये कैराटिन है। कैराटिन क्या है? प्रोटीन है। तो जितना अच्छा प्रोटीन लेंगे उतने अच्छे बालों की क्वालिटी अच्छी आती है। अच्छा, क्या कोई डाइट्स भी ऐसी होती हैं डॉक्टर साहब जिसकी वजह से ये डैंड्रफ जो है ये ख़त्म हो जाए? रियली? कुछ डाइट्स हैं जिसमें मैं सजेस्ट करता हूँ पेशेंट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें कुछ अर्से के लिए। हाँ। और ख़ास तौर पे जो ऑयली प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फ्राइड चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। जिस प्रोडक्ट से, जिस फूड से यू हैव एन इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन, ऑयल ज़्यादा है, मतलब दूध दही नहीं इस्तेमाल कर सकते कुछ अरसे के लिए। मैं आई वुड सजेस्ट फ्राइड आइटम जो तले हुए पकौड़े, समोसे, Exactly. फ्रेंच फ्राइजेस, ये सब नहीं करें। स्टार्ट में कोशिश, जब आप ट्रीटमेंट फेज में हैं हाँ। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टॉप करें थोड़ी देर के लिए। अच्छा। जब आप ट्रीटमेंट रिजल्ट्स ले लेते हैं तो बेशक क्वांटिटी थोड़ी करें। मेरा जो असूल है पेशेंट्स को कि हम चीज़ बंद नहीं करता मैं, आई वुड आस्क देम टू टेक इन अ स्मॉल बाउट्स, ताकि स्मॉल बोलेसेस में आपकी तो ज़बान के टेस्ट बड्स मेंटेन रहते हैं और पेशेंट की ना वो जो क्रेविंग होती है ना, आई वांट टू गो फॉर दिस स्पेसिफिक और सर्टेन फूड्स, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। क्या ऑलिव ऑयल पानी में डालकर पीने से, डाइल्यूट करके गर्म पानी में, और जब हम अगर पिए तो क्या हमारा डैंड्रफ, हमारा स्कैल्प जो है वो हेल्दी हो सकता है? क्या उसकी ड्राइनेस, उसकी जो ग्रीसिंग है स्कैल्प की, वो ठीक हो सकती है? आई थिंक इफ़ वी आर स्टॉन्च बिलीवर, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऑलिव ऑयल के आप अगर बिलीव करके पी लें तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज ऑलिव ऑयल इट सेल्फ गुड इंग्रेडिएंट है, आपकी इनर सेल्फ को भी रेगुलेट करेगा, स्किन को भी बहुत अच्छा करता है। बहुत तो इसी रेगुलेट हिसाब से करता मैं है। पूछी थी कि चेहरे का और कर सर सकता का, है है ना? देखिए वो आपके मगर स्टमक से, पीना तो वर्जन ही चाहिए ना? वर्जन आप स्टमक पे जा रहे हैं ना जी, स्टमक पे तो उसने अब्जॉर्ब होना है, तो उसने ब्लड में आना है, ब्लड में उसने हर जगह पे सर्कुलेट करना है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं भी पी पाते हैं तो आप व्हाई डोंट यू टेक दैट ऑलिव इन द फॉर्म ऑफ जो आपकी सॉलिड फॉर्म में है वो भी आप ले सकते हैं, जो कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जबरदस्त डॉक्टर साहब। चीज़ मैं एंड में यही कहूँगी कि प्लीज़ ये आपका कैमरा, अगर कुछ आपने मैसेज देना है ऐसे पेशेंट्स को जो सफ़र कर रहे हैं और उनको फैमिली इनहेरिटेड मतलब आगे से चलता आ रहा है ये सारा इशू, तो क्या कहेंगे प्लीज़? जी, फॉर रिगार्डिंग डैंड्रफ मेरी सजेशन, ये हम्बल सजेशन कि आई वुड लाइक कि आप अपनी हाइजीन को सबसे पहले मेंटेन करें और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट आ रही है, कोई भी ट्रीटमेंट आप लेना चाहें तो उसको लेट ना करें। अगर आपको स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो गो टू अ स्पेसिफिक कंसर्न्ड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और वहाँ जाके अपनी ट्रीटमेंट का स्टार्ट करें, ताकि जो चीज़ आपकी नेप ऑफ द बर्ड में पकड़ी जा सकती है वो उसको हम एक फुल ब्लोन फ्लावर में ना पकड़ें। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली जब आप जल्दी पकड़ेंगे तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर लेट पकड़ते हैं तो उतना ही ड्यूरेशन आपका बढ़ जाता है। Perfect. और सेकंड थिंग इज़ कि गो फॉर दी गुड मेडिसिन्स, उसको स्टडी ज़रूर करें। अब तो हर चीज़ ओपन है ऑन द मोबाइल, सोशल मीडिया ओपन है, तो आप उस प्रोडक्ट को स्टडी करें, हैव अ गुड इन्फॉर्मेशन एंड देन टेक द। मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगी बिल्कुल। किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हम अपने ऊपर इतना खर्चा करते हैं, महंगे महंगे कपड़े बनाते हैं, कपड़े के डाई के लिए दुपट्टे के डाई करा के तो डायर वाले के पास घूम रहे होते हैं, उसकी बेल मैच कर रहे होते हैं, ठीक है, दर्जियों को इतने इतने पैसे दे देते हैं, मगर जिस जिस्म पे ये कपड़े पहनाए जा रहे हैं उसमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ उसको पहले ठीक कराइए। तो आपसे मुलाकात होगी कल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं कल मॉर्निंग विद फिज़ा में।